हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को, जिसमें हम क्लास 12 के आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उसके लिए जो हमारा सबसे बेस्ट सोर्स है वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की क्लास 11 की आर्ट एंड कल्चर की वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, अगर तुमने अभी तक इसको रिवाइज अगर अभी तक तुमने इन सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि पिछले साल यूपीएससी के जितने क्वेश्चंस थे और बाकी स्टेट पीसीएस के सब इन्हीं प्लेलिस्ट से एक्चुअली एनसीईआरटी से आकर है। और अगर पहले भी आपने देखा है तो रिवाइज कर लीजिए। फिर हम आते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी पर, जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 चैप्टर्स मैंने कवर कर रखे हैं यहाँ पर। वो तीनों चैप्टर्स पब्लिकली स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। आज हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को। अच्छा, एक और बात, ये देखो, जो ये आर्ट एंड कल्चर जो मैं करवा रहा हूँ ना एनसीईआरटी से, तो इसका पीडीएफ तो क्लास 11th का भी और क्लास 12th की भी जो वीडियोज हैं वो पीडीएफ आपके कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो अगर आप इन वीडियोज को गो थ्रू करके उन पीडीएफ्स को भी अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चंस बना लो, तो आपको ना एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर दैट आई कैन गारंटी कि सारी चीजें वहां पर मेंशन्ड है, आप क्वेश्चन बना सकोगे। ठीक है, बट ये करके जाओ एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में अपियर करना है या बाकी किसी स्टेट पीसीएस में, तो क्लासेस में जो तुमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है ना, उसके अलावा ये भी पढ़कर जाइए। राइट, तब आपसे देखिए कैसे नहीं क्वेश्चंस बनते हैं आर्ट एंड कल्चर के। तो आज जो हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं वो है डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग डिस्कस किया था। ये चैप्टर 3 में मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्पेशली मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को डिस्कस किया। उससे पहले चैप्टर 2 में हम राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डिस्कस कर चुके हैं। और जो चैप्टर 1 था हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 का, उसमें हमने मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन है, कैसे शुरू होती है, उसकी हिस्ट्री हमने देखी थी। आज हम लोग एक और रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ेंगे, जो कि इंडिया के डेक्कन वाले पार्ट में, डेक्कन वाले पार्ट मतलब विंध्यास जो माउंटेन रेंज है उसके बाद उसके सदर्न वाले पार्ट से शुरू होता है। इस रीजन को हम डेक्कन के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर हम पेंटिंग की शुरुआत देखेंगे, पेंटिंग के फीचर्स देखेंगे कि किस तरह से लेट 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में विंध्या के सदर्न पार्ट में या डेक्कन इंडिया वाले पार्ट में पेंटिंग फ्लरिश होती है, जिसमें फीचर्स कई बाहर के थे, जैसे पर्शियन फीचर्स भी है। पर्शियन रूलर्स, जहाँ पे पर्सिया में जो सफाविद रूलर्स रूल करते थे उनके फीचर्स हैं, है ना। मिडल ईस्ट के बाकी नेशंस हैं, टर्किश फीचर्स हैं, इवन थोड़े बहुत मुगल के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और कुछ इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट भी रीजनल आर्ट फॉर्म भी डेवलप की डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटर्स में। मतलब यहाँ पे मुगल, पर्शियन, सफाविद, मिडल ईस्ट के फीचर्स हैं, साथ ही साथ कुछ अपना रीजनल फीचर भी, जैसे इन्होंने इसमें रोमांस को बड़े अच्छे से शोकेस किया, स्पोर्ट्स प्ले करते हुए राजाओं को, रानियों को दिखाया, कलर्स का इंटेंस यूज करना दिखाया इन्होंने। ये इनके कुछ रीजनल फीचर्स हो गए, जिनका इंस्पिरेशन कभी पर्शियन पेंटिंग में मिला, कभी मिडल ईस्टर्न पेंटिंग में मिला, और रीजनल तरीके से उसको डेवलप भी किया गया। अगर हम डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो हम इसको 3 हेडिंग में डिवाइड करके पढ़ेंगे: बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। इसमें से बीजापुर और गोलकोंडा जो है ना, इसके फीचर्स जब आगे मैं डिस्कस करूंगा तो तुम ये देखोगे कि ये काफी प्रोस्पेरस थे। एक्चुअली में बीजापुर और गोलकोंडा किंगडम अपने आप में काफी प्रोस्पेरस किंगडम था। अहमदनगर भी था, बट बीजापुर गोलकोंडा से थोड़ा कम। पेंटिंग की जहां तक हम शुरुआत करेंगे डेक्कनी में, तो वो शुरुआत करेंगे अहमदनगर से। सबसे अर्लीस्ट जो एग्जांपल्स मिलते हैं ना डेक्कनी स्कूल में, वो अहमदनगर से मिलते हैं। फिर वो धीरे धीरे बीजापुर और गोलकोंडा में और ज्यादा ग्रो करता गया, और ज्यादा बढ़िया होता चला गया, और ज्यादा रिफाइन होता चला गया। यहाँ आप स्क्रीन के राइट पार्ट में, ये जो कर्सर जहां घूम रहा है, यहाँ पर जो पेंटिंग देख रहे हो, ये अहमदनगर की पेंटिंग है, जहां पर वहां के राजा को बिठाया हुआ दिखाया गया है, और साथ में ये बाकी विमेन है। इनके क्लोथ्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में मेंशन है, और यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से यूपीएससी में और बाकी जगहों पर क्वेश्चन आएगा, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी दिया है। जरा इनके क्लोथ को देखो, तो यहाँ पे ये जो औरतें हैं ना, ये साड़ी जैसा इन्होंने कुछ पहन रखा है, साड़ी है। और फिर अपने अपने अगर इस पेंटिंग और हम अगर जूम करके जब देखते हैं, तो जैसा एनसीईआरटी में बताया गया कि इनके जो जो वेस्ट वाला पार्ट होता है ना, कमर वाला पार्ट होता है, वहां से एक एक्स्ट्रा स्कार्फ भी, एक एक्स्ट्रा क्लोथ भी यूज किया जाता है। सो एक्चुअली में जब हम मेल और फीमेल के कपड़े देखते हैं, तो व्हाट डू द आर्टिस्ट्स, व्हाट डू द हिस्टोरियंस, व्हाट दे एक्चुअली से, कि जो कपड़े हैं यहाँ डेक्कनी स्कूल में, अहमदनगर पेंटिंग में स्पेशली, वो ब्लेंड है नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम का एंड सदर्न फैशन का, जो कि कभी कभी हमको लेपाक्षी मोराल्स में भी देखने को मिलता है।
सो डेक्कनी के लिए हम ये याद रखेंगे, वो अहमदनगर में भी होगा, बीजापुर में भी होगा, गोलकोंडा में भी होगा। एक सिमिलैरिटी ये रहेगी कि जो कपड़े पहनाए जाएंगे वो ब्लेंड होंगे नॉर्दर्न एंड सदर्न फैशन के, एंड दैट कैन ऑल्सो बी सीन इन लेपाक्षी मोराल्स, जो इसी रीजन में लेपाक्षी मोराल पेंटिंग्स मिलती है, वहां पर भी ऐसा ब्लेंड देखने को मिलता है। डेक्कन है इसलिए नॉर्थ और साउथ दोनों का ब्लेंड देखने को मिलता है। अब अर्लीस्ट एग्जाम्पल की हम बात करें कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अहमदनगर पेंटिंग हमें कहाँ मिल रहा है, तो वो हमें मिलता है अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अहमदनगर पेंटिंग इन तारीफ है हुसैन शाही। ये तारीफ है हुसैन शाही जो है, इसको मार्क कर लीजिए। तारीफ है हुसैन शाही ये ना पेंटिंग का कलेक्शन है गाइज। ऐसे कई पेंटिंग के कलेक्शन आज आप डेक्कनी स्कूल में पढ़ोगे। सो तारीफ है हुसैन शाही इज अ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग विच वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुसैन निजाम शाह। मतलब हुसैन निजाम शाह नाम का ये जो राजा था अहमदनगर का, इसके टाइम में पेंटिंग्स बनी और नंबर ऑफ पेंटिंग्स बनी, इसलिए उसके कलेक्शन को बोल दिया गया तारीफ है हुसैन शाही। यहाँ पे ये हुसैन शाह है और उसकी तारीफ में यहाँ पर बाकी औरतें खड़ी हैं या बाकी लोग खड़े हैं, ऐसे कई सारे पेंटिंग्स हैं। बुझे, ये वाला पार्ट बुझ गए, पेंटिंग के क्लोथ्स के बारे में देख लिया। अब इसी अहमदनगर पेंटिंग में एक पेंटिंग बड़ी पॉपुलर हुई रागमाला पेंटिंग के नाम से। पहले ये अहमदनगर में पॉपुलर होती है, फिर अहमदनगर से निकलकर बीजापुर में भी रागमाला पेंटिंग देखने को मिलती है, और रागमाला पेंटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हमको गोलकोंडा में भी मिलते हैं। अर्लीस्ट एग्जाम्पल अहमदनगर में मिले रागमाला पेंटिंग। इस रागमाला पेंटिंग के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे अब आज। रागमाला, पहले यहाँ पर आप जो राइट साइड में देख रहे हो जहां कर्सर आपका घूम रहा है, ये रागमाला पेंटिंग है, जहां पे ये दो औरतें आपको दिख रही हैं, दो युवतियां, दो लड़कियां दिख रही हैं, और यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है। तो एक्चुअली रागमाला पेंटिंग ना डिफरेंट राग और उनसे रिलेटेड डेटीज को रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव है तो यहाँ किस राग की बात होगी, जो ऊपर लिखा गया है राग भैरवी या राग भैरवा, जो कि भगवान शिव से रिलेटेड है। सो रागमाला पेंटिंग एक्चुअली में मिनिएचर आर्ट है, जिसमें इंडिया के जो जो क्लासिकल राग है ना, राग म्यूजिकल नोट जिनको हम बुलाते हैं, वो राग को यहाँ पर पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। So that's a really beautiful blend, a really beautiful amalgamation of art, पेंटिंग आर्ट है, पोएट्री, इसके साथ साथ कुछ राइटिंग्स भी ऊपर लिखी गई, एंड क्लासिकल म्यूजिक, कि इंडिया की जो क्लासिकल म्यूजिक थी, जिसको हिंदुस्तानी मतलब नॉर्थ इंडियन एंड कार्नेटिक मतलब साउथ इंडियन म्यूजिक में फॉलो किया गया, उसको पेंटिंग्स के हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दैट्स व्हाई इन पेंटिंग्स को हम रागमाला पेंटिंग के नाम से बुलाते हैं। क्लियर यहां तक। इसके ओरिजिन की बात करें तो रागमाला पेंटिंग की ओरिजिन राजस्थान से हुई, बट राजस्थान के साथ साथ डेक्कन रीजन में भी, जो आज तुम देख रहे हो है ना, राजमाला पेंटिंग ऑफ डेक्कन रीजन इन अहमदनगर, इन बीजापुर एंड गोलकोंडा, ऑल्सो इन मुगल रागमाला, पहाड़ी रागमाला, एंड ऑब्वियसली ओरिजिनेट हुआ राजस्थान से, तो राजपूत रागमाला, इन रीजन्स में आपको राग मतलब म्यूजिकल नोट से रिलेटेड भी पेंटिंग दिखेंगी। अब ये जो रागमाला है, रागमाला ये तो पेंटिंग का कलेक्शन हो गया रागमाला, है ना। इसके लिए एक स्पेशल नोट और याद रखिए, एनसीईआरटी में एक जगह वो साइड में कॉलम में दिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि रागमाला पेंटिंग जो है वो इंस्पायर्ड है एक बुक से। दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, ये एक बुक का नाम है संगीत रत्नाकार। दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, एक बुक का नाम है विच इज बीन कंपोज्ड बाय सरंगदेव और शारंगदेव। सारंगदेव नाम के एक म्यूजिशियन थे। एक्चुअली इनका जन्म, कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, पर फिर धीरे धीरे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ वो चले। जब जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेजन हो रहा था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के टाइम में, तो ये वहां से निकलकर महाराष्ट्र की तरफ निकलते हैं, देवगिरी महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, जहां पे यादव डायनेस्टी के रूलर्स थे, और यही यादव डायनेस्टी के रूलर के कोर्ट में रहकर सारंगदेव नाम के हमारे म्यूजिशियन ने एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या रखा, संगीत रत्नाकार। ये 12th और 13th सेंचुरी की बुक है। 12th के साथ साथ आप यहाँ पे 13th सेंचुरी भी ऐड कर सकते हो, कि टाइमलाइन वही थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है, एग्जैक्ट नहीं लिखा होता है। तो 12th 13th सेंचुरी की एक बुक, जिसको आप यहाँ देखकर समझ सकते हो कि संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें इंडियन म्यूजिक के बारे में, एंड दिस बुक इज वाइडली रिगार्डेड इन कार्नेटिक एज वेल एज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो चाहे हिंदुस्तानी म्यूजिक मतलब जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वहां की बात करें, या कार्नेटिक म्यूजिक जो कि साउथ इंडियन म्यूजिक है वहां की बात करें, दोनों जगह के जो म्यूजिशियंस हैं वो इस संगीत रत्नाकार नाम के बुक, जिसको सारंगदेव ने लिखा था, उसको काफी हाई रिगार्ड के साथ रेफर करते हैं। और यहाँ पर जो राग ली गई थी, उन्हीं राग से इंस्पायर्ड होकर पेंटिंग्स बनी, जिनको हम क्या बुलाते हैं, रागमाला पेंटिंग। ऑल क्लियर। चलिए, तो ये अभी हमने शुरुआत कहाँ से की थी, अहमदनगर पेंटिंग से। वहां पर हमने रागमाला पेंटिंग भी देखी, अहमदनगर पेंटिंग के फीचर्स देखे, संगीत रत्नाकार के बारे में पढ़ाई की। ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, कुछ भी अननेसेसरी नहीं बता रहा हूं मैं तुम्हें।
बट एनसीईआरटी में है तो आपको जानना है सिविल सर्विसेज के लिए। अब हम दूसरा चलते हैं डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग में बीजापुर पेंटिंग के बारे में। आप यहाँ पर एक पेंटिंग देखिए, ये बीजापुर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से इस पेंटिंग को बनाया गया था। इनमें से कई पेंटिंग्स अभी इंडिया में अवेलेबल है, कुछ ब्रिटिश लूट के लिए गए तो कभी आयरलैंड में बांट दिया, कभी ब्रिटेन में है तो कभी फ्रांस में है, यहाँ पर है कुछ पेंटिंग्स इंडिया में भी। बीजापुर पेंटिंग जो है, जिसका एक एग्जांपल तुम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो अपने राइट साइड में, वो एक्चुअली कलेक्शन है एक इंसाइक्लोपीडिया जिसका नाम है नुजुम अल उलूम। नुजुम अल उलूम नाम की एक इंसाइक्लोपीडिया है, कहने का मतलब एक कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स है। बड़ा अच्छा नाम है, ये देखिए नाम कर्सर पे ध्यान दो, नुजुम अल उलूम, 16th सेंचुरी की 1570 के आसपास की। सो दिस इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग विच वाज मेड ड्यूरिंग द रूलर्स ऑफ बीजापुर, जिसमें 876 मिनिएचर्स हैं। सोचो कितनी सारी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इसलिए इसको इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया बुलाया जाता है। नाम इसका है नुजुम अल उलूम। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आगे बनाओगे ना तो ये सारी चीजें याद होते जाएंगी, बस रिवीजन भी करते जाइएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें राजा के कोर्ट को दिखाया गया है, कई बार डांस को दिखाया जाता था, राजा के वेपन्स को दिखाया जाता है, इवन कॉन्स्टिलेशंस भी दिखाए जाते थे। हाँ, कॉन्स्टिलेशंस भी। एक्चुअली कहा जाता है कि बीजापुर जो पेंटिंग है उसका टर्की के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। और टर्की में टर्की टर्की कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, टर्की अभी भी न्यूज में बना रहता है, राइट। तो टर्की की जो पेंटिंग्स थी ना, वहां पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जो मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती थी, उसमें सॉरी, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल इलस्ट्रेशंस होते थे। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द पेंटर्स ऑफ बीजापुर दे माइट हैव इंस्पायर्ड अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज फ्रॉम टर्की। ये चीज याद रखिएगा, ये इंडिया और टर्की के एंशिएंट मिडाइवल पीरियड के रिलेशन को भी दिखा रहा है। ओके, चलिए, तो ये बीजापुर पेंटिंग की खासियत हो गई। ये बीजापुर पेंटिंग का कलेक्शन हो गया, इंसाइक्लोपीडिया कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, 800 से ज्यादा पेंटिंग्स है, जिसको हम नुजुम अल उलूम के नाम से बुलाते हैं, 16th सेंचुरी की। पैट्रोनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे दो रूलर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है आली आदिल शाह, ही पैट्रोनाइज्ड द बीजापुर पेंटिंग्स, एंड देन उनके सक्सेसर इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह एंड अली आदिल शाह नाम के जो हमारे रूलर्स थे बीजापुर के, जिनके टाइम में बीजापुर काफी प्रोस्पेरस बनेगा, इन्होंने पेंटिंग्स को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया। इवन इब्राहिम आदिल शाह जो है, इनको पेंटिंग के साथ साथ म्यूजिक में भी शौक था, और इसलिए इब्राहिम आदिल शाह ने एक बुक लिखी जिसका नाम है नौरस नामा। याद रखना, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, नौरस नामा। संगीत के 9 रस बताए जाते हैं, है ना, श्रृंगार रस, विभत्स रस, वीर रस, हास्य रस। तो ये जो 9 रस हैं, मतलब जो 9 मेन एलिमेंट्स हैं, इन मेन एलिमेंट्स पर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है नौरस नामा। पेंटिंग तो पैटर्नाइज किया ही, बट इब्राहिम आदिल शाह जिनको म्यूजिक में भी अच्छा इंटरेस्ट था, वो खुद एक बुक लिखते हैं जिसका नाम नौरस नामा है। याद रखेंगे ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। बीजापुर पेंटिंग का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, योगिनी पेंटिंग। यहाँ पे ये जो पेंटिंग है इसको योगिनी पेंटिंग बुलाया जाता है कि दिस पेंटिंग इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे फेमिनाइन फॉर्म में है, एंड नेचर। जहाँ पे योगिनी पोस्चर में ये पेंटिंग को बनाया गया है। फेमिनाइन ब्यूटी भी है बट योग भी है। यहाँ पर ये योग ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड एंड नेचर के साथ कनेक्शन को दिखाता है। यहाँ पे बस नेचर है, यहाँ पे बाकी और चीजें, राजमहल वगैरह नहीं, नेचर को दिखाया गया। ये योगिनी पेंटिंग है बीजापुर स्टाइल की। कलर्स देखिए कितने अच्छे ब्राइट कलर यूज किए गए हैं, ठीक है। चलिए, और कपड़ों को ध्यान दोगे ना तो ये एमालगमेशन है, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन जो कपड़े होते हैं उनका एमालगमेशन है, उनका ब्लेंड है। अब हम बीजापुर के बाद थर्ड अपने कौन से पेंटिंग पर आते हैं, गोलकोंडा पे। तो गोलकोंडा मतलब जो प्रेजेंट डे अभी हैदराबाद में है, कल को अगर आईपीएस में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो यही गोलकोंडा के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रेनिंग एकेडमी है, पुलिस की, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, वहां पर ट्रेनिंग करने जाओगे हैदराबाद में। तो ये गोलकोंडा जो स्टेट है, ये 1512 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बनता है, मतलब 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही। और फिर बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी ये ना डेक्कन के सबसे वेल्दीएस्ट किंगडम में से एक था। वैसे तो बीजापुर भी वेल्दीएस्ट किंगडम बनेगा, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट किंगडम, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कहां पर आती है, गोलकोंडा में। और ये फैक्ट भी एनसीईआरटी में सिंस मेंशन्ड है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट 1512 में बना, तो आपको ये भी याद रखना है। इवन गोलकोंडा की पेंटिंग की खासियत क्या थी कि इन पेंटिंग्स में ना गोल्ड भी यूज होता था। सो अगर किसी पेंटिंग में गोल्ड हो रहा है, इसका मतलब कि वो रीजन प्रोस्पेरस है। जैसे हमारे यहाँ च्यवनप्राश में गोल्ड मिलता है कहने को सोना चांदी च्यवनप्राश में, तो कह सकते हैं कि सोना चांदी च्यवनप्राश खाने वाले बड़े धनी लोग होंगे। अब सोना चांदी रहता है कि नहीं, क्या रहता है, वो च्यवनप्राश बनाने वाले जाने, बट यहाँ पेंटिंग में गोल्ड यूज होता था गोलकोंडा पेंटिंग में।
और इस रीजन की प्रोस्पेरिटी की बात करें तो यहाँ पे इसका जो ईस्टर्न साइड पे जो पोर्ट थे ना गोलकोंडा के, हैदराबाद वाला रीजन जो था, वहां से आयरन कॉटन के गुड्स, इनका साउथ ईस्ट एशिया एंड पर्सिया के साथ अच्छा ट्रेड होता था। पर्सिया मतलब प्रेजेंट डे ईरान, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, यूएसए इसराइल का, और साउथ ईस्ट एशिया। सो आयरन कॉटन गुड्स, इवन गोल्ड, गोल्ड माइंस भी यहाँ पर मिलेंगी गाइज, राइट। कोलार गोल्ड माइंस, पहले उनपे गोलकोंडा के रूलर्स का कंट्रोल होता था, बाद में रॉकी भाई ले गए, केजीएफ वाले। इवन डायमंड के माइंस माइंस भी मिलेंगे। तो डायमंड, गोल्ड, आयरन, कॉटन गुड्स का इतना अच्छा ट्रेड होता था कि गोलकोंडा सबसे वेल्दीएस्ट स्टेट बना। अब जब हम पेंटिंग की बात करेंगे तो गोलकोंडा की पेंटिंग कैसे पॉपुलर होती है, जब डच मर्चेंट्स जो थे, मतलब जो डच मर्चेंट्स आते थे बिजनेस करने के लिए, नीदरलैंड वाले डच मर्चेंट्स, वो ना अपने साथ यहाँ के सुल्तान की पेंटिंग्स कई बार ले जाते थे, फॉर हैविंग गुड रिलेशन विद द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, विद द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा। और इससे धीरे धीरे गोलकोंडा की आर्ट पॉपुलर होनी शुरू हो गई। इवन कई पेंटिंग्स तो काफी ज्यादा हाइट की होती थी, 8 फीट हाइट की पेंटिंग्स बनी है, 8 फीट हाइट की। मतलब उसको दीवार में ऐसे टांगना पड़ेगा, समझ रहे हो, 8 फीट का अगर पेंटिंग हम ले तो उसको आप अपने टेबल पे नहीं रख सकते, उसको आपको दीवार पे लगाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, जैसे ये पेंटिंग भी जो है स्क्रीन पर सामने है, ये भी काफी बड़ी पेंटिंग है ना, काफी लॉन्ग। अभी तो स्क्रीन में बस यहाँ पे एडजस्ट किया हमने, ये भी काफी बड़ी पेंटिंग है, गोलकोंडा बेस्ड पेंटिंग। और एक बड़ी खासियत, इंपॉर्टेंट बात क्या है गोलकोंडा की पेंटिंग की, कि गोलकोंडा पेंटिंग पे मुगल इन्फ्लुएंस नहीं है। 16th सेंचुरी की ही ये पेंटिंग है, बट गोलकोंडा के रूलर्स ने अपने आप को मुगल इन्फ्लुएंस से दूर रखा था। दैट्स अ वेरी रिमार्केबल थिंग एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, दैट जहां पर बीजापुर में, अहमदनगर में मुगल इन्फ्लुएंस दिखता है, गोलकोंडा पेंटिंग में मुगल इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है। हाँ, पर्सियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, बट डायरेक्टली डायरेक्टली मुगल इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है यहाँ पर। ओके okay? अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो ओवरऑल एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे ये कंपोजिट हॉर्स देखो। इस हॉर्स को देखोगे, यहाँ पे हॉर्स में ह्यूमन फिगर भी है, ह्यूमन के अलावा बाकी एनिमल्स को भी पेंटिंग के हॉर्स के बॉडी के अंदर, और फिर ये जो बाकी जो कैनवास है वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। कहीं हॉर्स है, कहीं फॉक्स है, कहीं पे ह्यूमन है, कहीं पे जो ड्रैगन्स वगैरह यूज किए जाते थे अलग अलग शेप्स में, चाइना में वो भी है। सो ये जो कंपोजिट हॉर्स की जो गोलकोंडा की पेंटिंग है, दिस शोज दैट द पेंटर्स ऑफ गोलकोंडा दे हैव गुड रिलेशन विथ पर्सिया, विथ चाइना एज वेल। इसलिए ये फिगर्स देखिए, ये थोड़े चाइनीज फिगर से इंस्पायर्ड है, इंडियन फिगर्स हैं, है ना। डेविल्स को भी दिखाया गया है, राइट, एनिमल्स को दिखाया गया है। ये कंपोजिट हॉर्स है, ह्यूमन को भी रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कंप्लीट ह्यूमन हो गया, डेविल हो गया, डिवाइन फॉर्म हो गया, एनिमल्स हो गया, सबको एक हॉर्स में दिखाया गया। ये गोलकोंडा की कंपोजिट हॉर्स पेंटिंग है, बड़ी यूनिक है, याद रखें। यहाँ पे पर्पल ह्यू कलर यूज किया जाता है। अभी ये पेंटिंग बुक में यहाँ पर मेंशन थी, तो पर्पल कलर आप देख नहीं पाओगे, पर यहाँ देखो, ये कर्सर जहां पर रेड है, हल्का आपको पर्पल कलर दिखेगा, राइट। और साथ ही साथ ये एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये देखिए, मैं अभी अंडरलाइन कर देता हूँ, ब्लू फॉक्स। यहाँ पर जब पेंटिंग्स बनाई जाएंगी ना, तो फॉक्स का कलर ना थोड़ा ब्लू कलर का रखा जाता था। ये तो कंपोजिट हॉर्स पेंटिंग है, आप अलग से भी अगर गोलकोंडा पेंटिंग सर्च करोगे, आपको ब्लू कलर की फॉक्सेस दिखेंगे, फॉक्स का कलर ब्लू है। उसके ऊपर एक पोयम भी था ना, स्कूल में पढ़ाया जाता था बचपन में, है ना, सियार का कलर ब्लू हो गया। तो ये गोलकोंडा पेंटिंग्स की खासियत है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बनते हैं इन पर। दूसरा एक हम पेंटिंग की बात करें तो यह है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह हॉकिंग। ये बीजापुर से रिलेटेड है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर वाले, अभी मैंने यहाँ बताया, ये देखिए बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, है ना, इब्राहिम आदिल शाह। तो ये अपने हाथ में ऐसे हॉक लेकर खड़े हैं, हॉक लेकर घोड़े पर बैठे हैं, राइट। इसको बोला जाता है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हॉकिंग पेंटिंग। और यहाँ पर ये जो हॉर्स है ना, हॉर्स के लेग्स को देखो, रेड कलर का हॉर्स का लेग्स बनाया गया है। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सिया। ये पर्सिया का इन्फ्लुएंस है कि हॉर्स का जो लेग्स है, हमने उसको रेड कलर का बनाया है, थोड़े रॉक्स वगैरह डिफरेंट बनाए हैं। ये पर्सियन इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है, बीजापुर से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड? बीजापुर से। और पेंटिंग की बात करें तो एक रागनी पाठ मशिका राग हिंडोला पेंटिंग है। यहाँ पे कुछ लड़कियां आपको दिख रही हैं, ये लड़कियां, ये वीणा जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान दो, ये इंस्ट्रूमेंट, ये वीणा के जैसा इंस्ट्रूमेंट है ना। स्क्रीन पे मैंने मार्क भी कर दिया, अब एक बार स्क्रीन क्लियर भी कर दे रहा हूँ, फिर से एरो बना दे रहा हूँ, ये वीणा। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां ये म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही हैं। कहा जाता है कि बीजापुर में भी आगे जाके रागमाला पेंटिंग की गई, उसी का एक एग्जाम्पल है रागनी पाठमसिका ऑफ राग हिंडोला। रागमाला पेंटिंग में राग हिंडोला नाम का एक चैप्टर ऐड किया गया, रागनी पाठमसिका के नाम से बीजापुर में इसको पेंट किया गया। यहाँ पे कई ऊपर में यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, लिखी भी गई हैं। यहाँ पे ये जो आर्क्स बनाए गए, जो डोम्स बनाए गए हैं, इस डोम्स में देखो, यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं, या यहाँ पे जो फ्लावरी पैटर्न्स हैं, इन फ्लावरी पैटर्न्स को ड्रॉ किया गया है, जिसको अरेबेस्क मेथड बोला जाता है। ये अरेबेस्क डिजाइन, ये पर्सियन इन्फ्लुएंस है। क्या है अरेबेस्क डिजाइन? ये यहाँ पे फ्लावरी पैटर्न्स ऐसे बनाना, है ना।
ये फ्लावरी पैटर्न बनाना इन डोम्स पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरेबेस्क मेथड बोलते हैं, पर्सियन इन्फ्लुएंस कहा जाता है। ये आपको ताजमहल में भी काफी दिखेगा। तो ये पेंटिंग बीजापुर की पेंटिंग है और बीजापुर में पर्सियन एज वेल एज मुगल इन्फ्लुएंस दिखता था। तो यहाँ पर ये जो रागनी पाठ मस्तिका पेंटिंग है बीजापुर की, वो भी दिख रहा है। एक एलिफेंट को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एलिफेंट भी इस पेंटिंग का पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एलिफेंट भी यहाँ पर जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, ऐसे अपना सूंड उठाकर, खुश होकर। तो ये सारे पेंटिंग्स के फीचर आपको याद रखने हैं एनसीईआरटी से। और देखिए, ये सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह बीजापुर की, बड़े फेमस रूलर थे, एबल रूलर थे, और इसलिए इनके सर के पीछे देखो हेलो बनाया गया है। दिस शोज द डिवाइन नेचर ऑफ द सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह, कि अब्दुल कुतुब शाह जो बीजापुर के हैं कितने पॉपुलर थे कि पेंटर ने जब पेंटिंग बनाया तो उनके सर के पीछे हेलो बनाया है, ये डिविनिटी दिखाता है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी, क्योंकि तलवार के साथ बैठे हैं, तो तलवार भी है, स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है स्वॉर्ड के साथ, एंड द हेलो अराउंड द हेड इट शोज द डिविनिटी ऑफ सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह, राइट, बीजापुर की। तो बीजापुर पेंटिंग भी काफी पॉपुलर हुई, गोलकोंडा पेंटिंग भी काफी पॉपुलर हुई। एक और पेंटिंग देख लीजिए, ये पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो की। ये हैदराबाद से पेंटिंग ये मिली, हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो की, हैदराबाद से। तो ये मेनली आपको गोलकोंडा को बिलोंग करती होगी, बीजापुर को भी बिलोंग कर सकती है, हैदराबाद से ये पेंटिंग मिली। बट इस पेंटिंग की खासियत है नाइव एंड बेसिक नेचर, ज्यादा इसमें आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन नहीं है, ये सिंपल बनाया गया है, क्योंकि सूफीज्म अपने आप में सिंपलिसिटी को दिखाता था। इवन कलर्स भी देखो तो सिंपल कलर्स हैं, जो पीछे स्काई है वो भी सिंपल ब्लू से बनाया गया है, इनके क्लोथ्स पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ये हमारे हजरत निजामुद्दीन हो गए, उनके पीछे ऐसे हेलो बनाया गया उनके डिवाइन नेचर को शोकेस करने के लिए, और यहाँ उनके फेमस डिसाइपल आमिर खुसरो, जिनको फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया बोला जाता है, ये वही आमिर खुसरो हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी हमारे रणवीर सिंह ने क्या बोला था, तूती ये हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये सिंपलिसिटी को दिखा रहा है। तुमको ये सारी चीज नोटिस करनी है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे कि कहाँ पे सिंपलिसिटी है, कहाँ पे ब्राइट कलर है, कहाँ पे हेलो बनाया गया है, ये सारी चीजें, कहाँ पे अरेबिस्क मेथड है, राइट। दैट्स व्हाई इनका रेगुलर रिवीजन जरूरी है एनसीईआरटी से। सो ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, रेगुलर रिवाइज कीजिए, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में उनको प्रैक्टिस कीजिए। वन मोर पेंटिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, ये है चांद बीबी का, जो पोलो खेल रही है, पोलो जिसको चौघन के नाम से भी बुलाया जाता था। और एक बात बताना, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान है जो कि चौघन खेलते हुए, हॉर्स पोलो खेलते हुए गिरा, सर में चोट लग गई और डेथ हो गई, क्योंकि हेलमेट पहन के नहीं खेल रहा था, इसलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चांद बीबी की पेंटिंग है जो पोलो खेल रही है, हॉर्स पोलो, है ना, दिख रहा है आपको, राइट, हॉर्स पोलो खेल रही है, चौघन खेल रही है। चांद बीबी कौन है भाई, तो चांद बीबी इज क्वीन ऑफ बीजापुर, और बड़ी फेमस क्वीन है, क्यों, क्योंकि अकबर ने जब बीजापुर को एक्वायर करने की कोशिश की थी तो उन्होंने उस अटेम्प्ट को हरा दिया था। मतलब सी रेसिस्टेड द मुगल पॉलिटिकल अटेम्प्ट्स टू ओवरटेक द स्टेट बाय एम्पायर अकबर। हरा दिया मतलब अपने बीजापुर की शान इन्होंने बचा रखी और अकबर के हाथों सरेंडर नहीं होने दिया, इसके लिए चांद बीबी को याद रखा जाता है। सो इज अ वेरी पॉपुलर फिगर इन बीजापुर रीजन, कि मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल रेसिस्टेंस दिया था। फिर बाद में आगे मिल जाए वो अलग बात है, बट चांद बीबी ने रेसिस्टेंस दिया। सो चांद बीबी इज प्लेइंग हॉर्स पोलो फ्रॉम बीजापुर, दैट इज अनदर फेमस पेंटिंग। ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं अच्छे से, क्वीन के बॉडी पर हॉर्स को, है ना, रेफरी जैसे यहाँ पे, ये दिस पर्सन कैन बी रेफरी, यहाँ पे पास में पॉन्ड वगैरह है, यहाँ पे लिखा गया है कुछ कुछ पर्सिया में, ये सारी चीजें चांद बीबी हॉर्स पोलो पेंटिंग की खासियत है। ओके, और अब रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, जिसका आंसर तुम इसी पीडीएफ को पढ़कर, इसी सेशन को देखकर अब आंसर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, और सिंसियरली सबसे चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं क्वेश्चन बनेंगे, फिर दिक्कत हमेशा रह जाएगी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और करेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ये ध्यान से पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, और एक आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। सो इस सेशन को देखिए, जहां पर दिक्कत हो बार बार देखिए, कहीं पर कोई डाउट हो मेरे से पूछिए, अगेन पीडीएफ को पढ़िए और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, ठीक है। और पुराने जो पहले से चैप्टर्स हो चुके हैं एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के, उनको भी देखकर उनका भी रिवाइजन करना है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को आर्ट एंड कल्चर के क्लास 12 को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपर्ली, जय हिंद।